हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार पुनः सभी साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स स्क्राइब पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज अथवा प्रैक्टिस सेट को, जिसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस, सेशन को लास्ट तक देखिएगा। और जिन लोगों ने इसके प्रीवियस टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस नहीं देखे उनको जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में एक रामबाण की तरह काम आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर। और हम बता दें कौन सी टेस्ट सीरीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी में पार्ट 3 है। टेस्ट सीरीज 3 की हम बात करेंगे इसमें, और पेट 2022 से संबंधित ये पूरी टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये पूरी PDF है जिसको मैं पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि क्वेश्चनिंग जो की गई बहुत ही अच्छे ढंग से और स्पेसिफाइज की गई है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो सेशन को अंत तक देखिएगा। और सेशन अगर गाइस पसंद आए तो सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर। देखिए, ये पूरी PDF है। चलिए देखते हैं इस PDF का, इस टेस्ट सीरीज 3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से जैन जो धर्म है उससे संबंधित है। प्रश्न 1 निम्नलिखित में से कौन सा या से जैन धर्म से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का विकल्प हो जाएगा हमारा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अनेकतावाद है, कल्पसूत्र है, फिर आगम है, संलेखन है। तो जो बिंदु है, जो ऑप्शन है जैन धर्म से संबंधित, उनको बताना है। तो राइट हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, ये सभी अनेकतावाद भी जैन धर्म से संबंधित है, कल्पसूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो कल्पसूत्र है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो किस भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो विकल्प 3 में दिया है आगम ये जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, आगम किसको कहा जाता है, जैन जो साहित्य हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो विकल्प 4 में दिया है हमारा जिसे बोलते हैं संलेखना, तो ये ध्यान रखिए जो संलेखना है ये क्या है, ये जैन धर्म में मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या का मार्ग है, बताया गया है। और इसी को जो लोग प्राप्त कर लेते हैं या जो संपन्न करते हैं जिस पद्धति के द्वारा, उसे ही बोलते हैं संलेखना। ये एक प्रकार से क्या है, पद्धति है। ठीक है, क्या है, पद्धति है, एक सिस्टम है। और इसके बाद हमारा जो अनेकतावाद है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। अनेकतावाद ये स्यादवाद या अनेकतावाद, मतलब अनेकतावाद के जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं, स्यादवाद। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, स्यादवाद भी बोलते हैं अनेकतावाद को, स्यादवाद। और ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, किसकी सापेक्षता का सिद्धांत है, तो ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत है, ज्ञान के सापेक्षता का ये सिद्धांत है। ठीक है, तो विकल्प डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न भी ढंग से पढ़िएगा। जो कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा देखते हैं। तो विकल्प के अनुसार विकल्प डी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, रंगपुर ये सही नहीं है। ठीक है, रंगपुर, तो रंगपुर अगर देखा जाए तो इसके जो उत्खनन करता है, ये जिधर दिए है ना उत्खनन करता, तो रंगपुर के जो उत्खनन करता है कौन है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, या सही जो आंसर है क्या होगा, तो ये है माधो स्वरूप वत्स। कौन थे यहाँ पे, माधो स्वरूप वत्स। ठीक है, वत्स थे रंगपुर के जो स्थल है रंगपुर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो रंगपुर स्थल ये कहाँ पड़ता है और किस राज्य का क्षेत्र या किस राज्य के अंतर्गत ये आता है रंगपुर। इसके उत्खननकर्ता माधो स्वरूप वत्स है, ना कि YD शर्मा। बाकी जो विकल्प हैं शेष है हड़प्पा है, आलमगीर पीर है, धौलावीर है, सभी सही विकल्प मैच है। लेकिन जो YD शर्मा है ये रंगपुर के उत्खननकर्ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 कहते हैं सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हक ए सर्ब, ठीक है, नामक एक कर लगाया गया। अब ये देखो यहाँ से क्वेश्चन एक और मिलता है, हक ए सर्ब क्या है, तो एक प्रकार से कर है। ये किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सिंचाई कर से संबंधित है। ठीक है, हक ए सर्ब लागू किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, और ये सल्तनत काल के शासक थे। ठीक है, सिंचाई कर है एक हक ए सर्ब। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। 4 प्रश्न कह रहा है
मौर्य साम्राज्य का महान शासक, मौर्य साम्राज्य का जो महान शासक है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो महान शासक है अशोक, अपने राज्याभिषेक से पूर्व राज्यपाल कहाँ का था, या राज्यपाल जो था वो किस जगह का था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रश्न का विकल्प जो सी है, उज्जैन के वो है राज्यपाल थे, ठीक है। अशोक जो है राज्याभिषेक से पहले वो उज्जैन के क्या थे, उज्जैन के हम जो है वो राज्यपाल थे, ठीक है। और ये मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, और जिसका टाइम पीरियड अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व, ठीक है, 232 ईसा पूर्व, ठीक है। ये मगध का सम्राट था, ध्यान रखिएगा, कहाँ के सम्राट? मगध के सम्राट थे, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो अशोक नाम है, इनका जो अशोक है, ये जो है कहाँ पे या किन अभिलेखों में देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, ये भारत से प्राप्त, ठीक है, भारत से प्राप्त, ये ध्यान रखिएगा, भारत से प्राप्त दो अभिलेख नाम है मास्की, पहला है मास्की और जो दूसरा है वो है गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा। इन अभिलेखों से जो है उनका नाम जो है अशोक मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न फिफ्थ प्रश्न कह रहा है कि मुगल कालीन शासक अकबर जो है कि प्रथम एवं अंतिम विजय जो थी क्रमशः क्या थे, ठीक। प्रश्न फिफ्थ, मुगल कालीन शासक अकबर की प्रथम एवं अंतिम विजय थी क्रमशः क्या? तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन ए, ठीक है, मालवा और असीरगढ़, ठीक है। प्रथम जो थी वो मालवा थी, असीरगढ़ थी वो अंतिम थी, ठीक है, विजय। तो मालवा की अगर पूछ लेते तो टाइम पीरियड क्या है, तो मालवा का जो है वो है 1561, ठीक है, ये है हमारा मालवा का। और जो असीरगढ़ है इसका टाइम पीरियड क्या है, ये कब लड़ा गया? ध्यान रखिए, ये 17 जैन 1601 में जो है ये लड़ा गया, ठीक है, 1601 में लड़ा गया था। और इसमें जो है अकबर जिनके टाइम पीरियड है 1556 से लेके, ये भी ध्यान है 1556 से लेके कहाँ तक? 1605 ईस्वी तक, ठीक, 1556 से लेके 1605 तक है ये जो अकबर का जो टाइम पीरियड है या शासनकाल है। और प्रथम जो विजय हुई थी मालवा 1561 में हुई थी, और अंतिम जो हुई थी 17 जनवरी 1601 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 है हमारा कलाईकुर सर्कुलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करलाईकुर सर्कुलर जो है संबंधित है, करलाईकुर सर्कुलर जो है ये संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न 6 का विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, करलाइल सर्कुलर, ठीक है। अब ये समझो करलाइल जो सर्कुलर है ये था क्या? ये एक प्रकार से पत्र था, ठीक, क्या था? एक प्रकार से ये पत्र था जो है जितने भी उस टाइम बंगाल सरकार के जितने भी कार्यवाहक थे, जिसमें मुख्य सचिव कार्लाइन ने जो है कलेक्टरों के पास एक पत्र भेजा था, और वे जो है छात्रों के जो आंदोलन थे उनको रोकने में, अगर उनको नहीं रोका गया तो उनकी जो सरकारी सहायता थी वो बंद कर दी जाएगी इस पत्र के अनुसार, ठीक है। ये सभी जो कलेक्टर थे उस टाइम उनको पत्र भेजा गया था, और जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें जो मुख्य भूमिका थी वो बंगाल के जो स्टूडेंट थे, बंगाल के जो हमारे छात्र थे उनकी मुख्य भूमिका रही थी, ठीक है। बंगाल के जो छात्र थे इस आंदोलन को रोकने के लिए जो है मुख्य जो सचिव थे बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव करलाइल, ठीक है, नाम इनका क्या था? करलाइल ये सचिव थे, और इन्होंने ही सभी कलेक्टरों के पास जो है पत्र भेजा था ताकि जो है आंदोलन रोका जा सके। अगर आंदोलन नहीं रुका तो सभी कलेक्टरों की जो है सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी, ऐसा उस पत्र में लिखा था। इसी पत्र को जो बोलते हैं करलाइल सर्कुलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से एक में गांधी जी ने लिखा है कि अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना है तो हिंसा को चुनने की जो है सलाह दूंगा। प्रश्न 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7वें प्रश्न का विकल्प बी, ठीक है। यंग इंडिया में ऐसा कहा गया, ठीक है। यंग इंडिया एक क्या था? साप्ताहिक पत्र था, ये ध्यान रखिएगा, ये एक साप्ताहिक जो है पत्र था यंग इंडिया, ठीक है, जिसे जो है महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको किसने प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी ने जो है इसको प्रकाशित किया था, और इसी में उन्होंने लिखा था अगर केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना है हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th के बाद प्रश्न संख्या 8 प्रश्न कह रहा है कि 1761 में वर्ष 1761 में होने वाले पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा कौन थे, ठीक है। जो पेशवा थे, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1761 में, उसके जो पेशवा थे वो कौन थे? तो 8 हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या जो 8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बालाजी बाजीराव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये जो हुआ था ध्यान रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कभी कभी इससे जो है प्रश्न बन सकता है, तो ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली
प्लस मराठा के जो सेनापति थे सदाशिव, ठीक, मराठा के सेनापति सदाशिव, ठीक है, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, सदाशिव राव भाऊ के मध्य जो हुआ था जनवरी 1761 में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के समय जो है मराठा पेशवा जो बालाजी थे वो बाजीराव थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9th प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता का कहा है कि उपाधि जो है प्रदान की है। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा विकल्प 8, सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वामी विवेकानंद को क्या कहा है, आध्यात्मिक पिता की जो है उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10th पे। 10th प्रश्न कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई थी, ठीक। आज़ाद हिंद फौज के कौन से सैनिक थे जिनको फांसी की सज़ा जो है, फांसी की जो सज़ा है वो नहीं सुनाई गई थी, प्रश्न ये है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। राशिद अली को जो है फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई थी, ठीक है। और राशिद अली को जो है 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था, ध्यान रखिएगा। फांसी की सज़ा इन्हें नहीं दी गई थी, लेकिन इन्हें 7 वर्ष का जो है कारावास का दंड दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या 11th प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है कर्क रेखा के आधार माना जाए, जो कर्क रेखा हमारी कहाँ है, ध्यान रखिएगा, ये है हमारी भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर जो है जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यही होती है हमारी कर्क रेखा। इसको अगर आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन 2 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है। प्रश्न 11 ज्योग्राफी संबंधी प्रश्न है, भूगोल विषय से। तो 11 का राइट हो जाएगा विकल्प बी, ठीक, उष्ण तथा उपोष्ण, उष्ण तथा उपोष्ण। ये ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जैसे मैंने बताया अक्षांश रेखा होती है। और ये जो भारत होता है ये लगभग जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो इंडिया का मैप जो बना होता है वहाँ से कुछ जो है गुजरात से लेके यहाँ से कर्क रेखा जो है लाइन गुजरती है। तो ये भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। भारत को 2 भागों में ये जो है डिवाइड करती हुई जाती है। और इसके साथ ही जिसमें उत्तरी जो भाग होता है भारत का वो होता है उपोष्ण कटिबंधीय। जो दक्षिणी भाग जो ये वाला पार्ट है जिसमें केरल, हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक ये पार्ट आता है, ये जो है दक्षिणी जो है कटिबंध में मिलता है। जो मुख्य भाग जो दक्षिणी कटिबंध का होता है वो होता है उष्ण कटिबंध की जलवायु यहाँ पे जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। सामान्यतः अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश जो क्षेत्र होता है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत भारत है हमारा जो भारतीय क्षेत्र है वो आता है। बट अगर ऐसा पूछा जाए जिस हिसाब से प्रश्न 11 दिया हुआ है तो आंसर बी जो है उष्ण तथा उपोष्ण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो मोटी कोयले की परत है, भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। सिंपल सा है, कोल से जो है रिलेटिव क्वेश्चन है या माइनिंग से रिलेटिव क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक मोटे कोयले की परत जो है किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा 12 का विकल्प सी जो है सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जो है जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ये कहाँ मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एमपी दैट मीन्स मध्य प्रदेश एंड यूपी के कुछ भाग में जो है एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है। इसकी जो अगर मोटाई की बात करें तो लगभग जो है ये 165 मीटर, ठीक है, लगभग जो है 165 जो मीटर है ये मोटाई वाली परत में है, ठीक है। और भारत में कोयले की सबसे मोटी परत जो है ये यहाँ पे मिलती है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। प्रश्न 13 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रश्न 13 ये कह रहा है इसमें ऐसा युग्म कौन है जो सुमेलित नहीं है, इधर देश है इधर राजधानी। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 प्रश्न का विकल्प अगर देखें तो 13 का विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। नामीबिया ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नामीबिया जो है अबुजा है, मतलब नामीबिया की राजधानी अबुजा दिखा रहा है, बट नामीबिया जो है किसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। ये जो है नामीबिया की अगर राजधानी की बात करें तो ये विंडहोक या विंडहॉक, ठीक है। नामीबिया की राजधानी क्या होगी, विंडहोक भी बोलते हैं, और विंडहॉक जो है ये नामीबिया की राजधानी है, ना कि जो है अबुजा। अबुजा किसकी राजधानी है फिर, तो ध्यान रखिएगा अबुजा जो है ये नाइजीरिया की राजधानी है। अबुजा किसकी है, ये ध्यान रखिएगा ये नाइजीरिया की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न सभी जो है सिलेबस के आधार पे ही बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 प्रश्न कह रहा है कि विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील का जो विस्तार है निम्न में से किस देश में नहीं है, ठीक है। प्रश्न 14 है, ये कह रहा है कि विक्टोरिया जो झील है इसका विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो दिया है विकल्प डी, मलावी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विक्टोरिया झील का जो विस्तार है 3 देशों युगांडा,
केन्या, तंजानिया यहाँ में है। और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विक्टोरिया झील सबसे बड़ी क्या झील, ठीक है, लेक। और इससे होकर जो भूमध्य रेखा गुजरती है। और नील नदी की बात करें अगर, यहीं पे एक प्रश्न बन सकता है कि नील नदी जो है, जो नील नदी का उद्गम स्थल है वो होता है विक्टोरिया झील से ही होता है, ठीक है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होते हैं? विक्टोरिया झील से होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। 15 प्रश्न कह रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ये युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इधर मरुस्थल इधर देश है, तो कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है प्रश्न कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, विकल्प को देखें तो ए हो जाएगा, दस्त ए मार्गो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पाकिस्तान में यहाँ दिखा रहा है, ये पाकिस्तान में ना होकर कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, ये है अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में है। और ये अफगानिस्तान के दक्षिण में हेलमंद और निमरुज क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? दस्त ए मार्गो, तो अफगानिस्तान में पहली बात। अफगानिस्तान में अगर पूछा जाए कहाँ, तो अफगानिस्तान के दक्षिण में हेलमंद, ये नाम ध्यान रखिएगा, हेलमंद और निमरुज प्लस निरमुज, ठीक है, निमरुज ना कि निमरुज, निमरुज, ठीक है, निमरुज है, यहाँ पे ये इस क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 प्रश्न कह रहा है कि ट्राइसेम जो योजना है, ट्राइसेम योजना जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है। ट्राइसेम योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 16 है प्रश्न का, विकल्प जो सी हमारा ये राइट हो जाएगा, ग्रामीण युवा विकास से संबंधित है ट्राइसेम योजना, ठीक है। अब ये योजना जो है कब शुरू हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये 15 अगस्त 1979 को जो है, 15 अगस्त, ये नाम ध्यान रखिएगा, डेट 15 अगस्त 1979, ठीक है, को भारत सरकार द्वारा जो है ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी। जिसका पूर्ण जो रूप होता है क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जिसका पूर्ण, कभी कभी इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है, इसका पूर्ण रूप ट्राइसेम जो है, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं, ठीक, आरबीआई से संबंधित प्रश्न है, जो इसके जो है गवर्नर नहीं रहे हैं ये पूछ रहा है प्रश्न, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का विकल्प सी, ठीक है, पी चिदम्बरम जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। बाकी शेष जो विकल्प है वो सभी जो है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। कब रहे हैं? तो 16 सितंबर 1982 से लेकर 16 सितंबर 1982 से लेके और 14 जनवरी 1985 तक, ठीक है, 14 जनवरी 1985 तक जो है ये आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एम नरसिम्हन की, तो एम नरसिम्हन जो है ये 2 मई 1977 से लेके, ये ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड, 30 नवंबर 1977, ठीक, 30 नवंबर 1977 तक जो है ये रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें विकल्प डी में, आईजी पटेल जो है, ये जो है 1 दिसंबर, ये ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 1977 से लेके 15 सितंबर 1982 तक जो है ये रहे थे आरबीआई के गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे विकल्प सी था ये नहीं रहे, पी चिदम्बरम जो है ये नहीं रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 18 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है या कौन से रिजर्व बैंक द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, ठीक है, कौन से या कौन सा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18 प्रश्न का विकल्प देखें तो राइट हो जाएगा, विकल्प हमारा यहाँ पे कूट के साथ अगर देखें तो विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ये बैंक निर्धारित करता है, ठीक है। 2 और 3 और 4 CRL और फिर है तीसरा SLR और चौथा जो है बैंक दर, जिसे बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है, जिसे बैंक रेट बोलते हैं। ये तीनों को जो है रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। बट अगर वहीं हम देखें PLR, ठीक है, यहाँ इसकी बात करें अगर PLR जो है ये कौन निर्धारित करता है? तो ये जो PLR होता है ये जो है इसका पहले फुल फॉर्म समझ लें, तो PLR का फुल फॉर्म होता है प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइम लेंडिंग रेट इसे बोलते हैं, रेट होता है। और ये बैंकों द्वारा जो है इस्तेमाल की जाने वाली एक जो है प्रमुख या ये की जाने वाली एक ब्याज दर है, ठीक है। PLR एक प्रकार से ब्याज दर है, ये ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा ये प्रयोग की जाती है? बैंक के द्वारा, ना कि आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा जो है कोई भी बैंक अपनी विश्वसनीय जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको ऋण जो है देता है, जिसमें जोखिम जो होता है
PLR में अगर देखें जोखिम की अगर बात करें तो जोखिम जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है? शून्य होता है। इसका निर्धारण बैंक करती है। अन्य सभी जो विकल्प है निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्यक्रम है ये रोजगार से संबंधित नहीं है, ठीक है। प्रश्न राइट हो जाएगा 19 का विकल्प बी, ठीक है। RMSA रमसा जो है ये किससे संबंधित नहीं है? रोजगार से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, रमसा का फुल फॉर्म पहले समझिएगा। तो रमसा का होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मार्च 2009 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी रमसा की। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा उनकी जो है गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से ये जो है रमसा की शुरुआत की गई थी। अगर वहीं हम देखें जो हमारा NRLM है, NRLM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसकी शुरुआत जो की गई थी, ध्यान रखिएगा 2 जून, इसकी शुरुआत 2 जून 2011 को की गई थी। फुल फॉर्म मैंने बता दिया क्या है फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, जो लॉन्च किया गया था जून 2011। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहले ये समझिए, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझिए। तो इसका मनरेगा होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, MGNREGA। इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को, 2 फेब 2006 को, 2006 को हुई थी। वहीं अगर बात करें हम स्टेप की, ठीक है, वहीं अगर हम स्टेप की बात करें जो विकल्प डी में दिया है, जो स्टेप है इसके पहले फुल फॉर्म को देखते हैं। तो स्टेप का मतलब होता है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, ठीक है। ये वुमेन्स के लिए सपोर्ट, एस फॉर सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत जो हुई थी ये 1986 से लेके 1987 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, और ये महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम था, ठीक है। तो सभी मैंने बता दिए हैं विकल्प। जो बी था इसमें ये राइट आंसर था 19 का, विकल्प बी जो था ये राइट था। बाकी शेष विकल्प की मैंने थोड़ी थोड़ी जो जानकारी आप सभी को जो है दे दी है। नेक्स्ट बढ़े, प्रश्न संख्या 20% कह रहा है कि निम्न पर विचार करना है और विचार करके जो है जो पंचवर्षीय योजनाएं की विशेषता है उन पर बताना है। तो प्रश्न 20, तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? 20% का ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो है, ठीक है, जो बी है ये राइट। उपरोक्त सभी जो है सभी किस पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं हैं? ये जो 3 विशेषताएं हैं जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये तीनों जो हैं किस पंचवर्षीय योजना से ये संबंधित हैं? तो विकल्प बी जो 5th हमारी है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उससे ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न बढ़ते हैं 21 प्रश्न कह रहा है निम्न लिखित पे विचार करना है, निम्नलिखित पे जो है विचार करना है। प्रश्न 21 में कह रहा है कि समान नागरिक संहिता दिया, छोटे परिवार का मानदंड दिया, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो 21% का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। जो विकल्प सी हमारा है इस प्रश्न का, जो विकल्प सी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 3 जो है ये सही है, ठीक है। समान नागरिक जो संहिता है ये, और जो तीसरा हमारा है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ये जो है सही है। और ये कह रहा है कि कौन सा नीति निदेशक सिद्धांतों से सम्मिलित है या उसमें है। तो समान नागरिक संहिता जो है ये नीति निदेशक जो है इससे सब सिद्धांतों से संबंधित है, और वहीं समान कार्य के लिए समान वेतन भी ये नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। ये किस भाग में कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, जो नीति निदेशक सिद्धांतों की किस में बात की, कौन से भाग हैं? तो ध्यान रखिएगा नीति निदेशक सिद्धांत के भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में जो है हमें नीति निदेशक सिद्धांत जो है मिलते हैं भाग 4 में। और अनुच्छेद जो 39 घ है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद जो है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 39 घ में, ठीक, 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन है। वहीं अगर समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो ये किस में है? तो अनुच्छेद 44 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 44 में ये प्रावधान दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 22 प्रश्न कह रहा है कि संघीय क्षेत्रों के प्रशासन, संघीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है ये प्रावधान जो है इनका वर्णन कहाँ है? जो संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है इनका वर्णन है किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन ए जो है आर्टिकल जो 239 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 239 में संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है प्रावधानों का वर्णन किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 23 प्रश्न कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी डेट भी आपको ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के समय जो मूल कर्तव्य थे इनका प्रावधान नहीं था, इसलिए यहाँ पे विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है जो मूल कर्तव्य हैं ध्यान रखिएगा, इनको जो है बाद में जोड़ा गया और कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो जो मूल कर्तव्य हैं इन्हें 42वें, ये ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, ठीक है 42वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1976, ठीक है अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको जो है जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, मूलतः जो है इनकी संख्या जो थी 10 थी, तब जब जोड़े गए तो इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और फिर इसके बाद एक और संशोधन होता है जो 86वां संविधान संशोधन होता है। इसके बाद एक और संशोधन होता है 86वां, ठीक है 86 जो है अमेंडमेंट होता है। उसके तहत जो है जो 2002 में होता है 86, 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जो है मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? प्रेजेंट टाइम में 11 हो गई है। ठीक है, पहले 10 थी, अब जो है इनकी संख्या जो है 11 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, जैसे जो हमारे, क्योंकि मैं इसके एक और सेक्शन में और जो है इससे संबंधित टेस्ट से चला रहा हूँ, और जो पॉलिटी से संबंधित है, स्पेशली जो पॉलिटी संबंधित है यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सभी जो एग्जाम में वो प्रश्न काम आ सकते हैं, ना कि यूपी ट्रिपल सी पेट में ही, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न हैं हर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न उठ के ही आते हैं। ठीक है, तो इन की जो डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन में जा सकते हैं। यूपी ट्रिपल सी पेट पॉलिटी का एक सेक्शन बना है, एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर के आप पॉलिटी के जितने भी जो सेक्शन मैंने डाले हैं उनको आप बारीकी से देखिएगा और क्रम से देखिएगा, ताकि चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाए। 600 प्रश्नों की वो श्रृंखला थी, आप उनको देखेंगे तो एक भी पॉलिटी से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 27% पे 24% पे। 24% कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो 24% का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे अगर ऑप्शन तो राइट हो जाएगा हमारा राज्य के नाम में परिवर्तन, ये राज्य विधानसभा की शक्ति है। ठीक है, यही जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विकल्प तो सी सही है, बट ये सुमेलित नहीं है। तो राज्य के नाम में परिवर्तन करता कौन है? तो ध्यान रखिएगा राज्य के नाम हो अथवा क्षेत्र में परिवर्तन हो, ये भारत की संसद ही विधि बनाकर कर सकती है, मतलब कि संसद के द्वारा किया जाता है, ना कि जो है राज्य विधान की सभा के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25% कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो प्रकृति का है, तो आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन हमारा ए जो है ये राइट हो जाएगा। सकारात्मक है हमारी, पॉजिटिव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, यह रहता है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी प्रकृति सकारात्मक है तथा यह गैर न्यायोचित है। ठीक है, नॉन जुडिशियबल है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26% पे। 26% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? 26 इनमें से कौन सा है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का? विकल्प हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन जो है ये क्या है? एक एंटी डाययूरेटिक जो है हार्मोन है, तो विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। ये हार्मोन जो है वक्र की जो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं उनको जल पुनरावशोषण करने के लिए प्रेरित करता है, और ये शरीर होता है, शरीर के संतुलन में ये सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक, ठीक है स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं, उत्तरदायी होता है? तो उस वायरस का नाम बताना, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी, वेरियोला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेचक की टीके की खोज आ जाए तो ध्यान रखिएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, सॉरी एडवर्ड जेनर है यहाँ पे, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 27 का करेक्ट आंसर क्या था? वेरियोला। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। 28% कह रहा है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी मीटर में होती है। ठीक है, प्रकाश द्वारा जो हमारी डिस्टेंस है वो ट्रैवल की जाती है बाय लाइट इन वैक्यूम इन द ईयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 28 का ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 प्रश्न कह रहा है कि लीन बॉडी मास, ठीक है, लीन बॉडी मास जो है तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का, विकल्प देखें तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्या है, मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक है लीन बॉडी मास, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये एक है क्या, तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी जो अन्य विकल्प हैं हमारे, जैसे हमें शरीर के फैटी ऊतक हो गया, शरीर के कुल वजन हो गया और इसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये जो दोनों हैं बी और सी, ये हमारे गैर वसा ऊतक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 के बाद 30 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बनिक जो अम्ल है ये कौन सा है, तो 30 का करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ये एक अकार्बनिक अम्ल है, जबकि अन्य अगर देखें तो ये सभी क्या है, कार्बनिक अम्ल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 प्रश्न कह रहा है यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है, ठीक है। यदि ए और बी जो है ये विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन जो है एक सम संख्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का। कैसे निकालेंगे इसको, देखो मान ली अगर ए क्या है, ए जो है ये 5 है और बी क्या है, बी जो है ये भी जो है क्या है 5 है, ए जो हमारा 3 है, यहाँ पे गलती हो गई, ए जो है हमारा क्या है, ये जो विषम संख्या ए हम मान लें पहली विषम संख्या 3 है और बी जो मान लें ये विषम संख्या क्या है 5 है। फिर ये कह रहा है जो विकल्प डी अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला, ये अगर देखें ध्यान रखो, अगर ये हम देखें तो इसी के अनुसार अगर हम इसको सॉल्व करें इसके अनुसार, तो ए और बी की जगह हम क्या रखें 3 + 5 + 2 × 3 × 5, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें विकल्प डी के माध्यम से तो देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इनका सम करें तो 5 3 8 और इसके बाद 2 3 5 और 2 3 6 और 5 30 और यहाँ पे हो गया 8, 30 और 8 जो है कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 38, तो 38 आ रहा है। तो ये कह रहा था ए और बी विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या है, ठीक है। तो आंसर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका अभीष्ट दो विषम संख्याओं का योगफल करें तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। इसके एक फार्मूला भी है कि अगर दो विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो दो विषम संख्याओं का योगफल प्लस उनके गुणनफल का 2 गुना हमेशा सम संख्या का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 प्रश्न कह रहा है कि एक फ्रैक्शन दिया है, भिन्न दिए हैं और भिन्न को जो है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के आगे हम सॉल्व कर देते हैं। तो 12.1/19.8 और फिर क्या करता है दोनों टर्म में ऊपर नीचे हम 10 से इसको क्या कर लेंगे जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो ये डेसिमल हमारे जो है हट जाएंगे, तो ये इसको जब कट करें तो आएगा हमारा 121/198, ठीक है, 198 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे। 121 है तो 121 है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें 121 जो है किसका जो है वर्गमूल है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा अगर देखें तो ये 11 का है, 11 × 11 करेंगे तो 121 आएगा। और फिर हमारा 18 × अगर 11 करते तो कितना आता है, 18 × अगर 11 करें तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 198। और फिर देखें तो ये कह रहा था, प्रश्न कह रहा था ये किसके बराबर है, तो ऑप्शन देखिए हम कहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो अगर देखें 11/18 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है। ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट हो जाएगा 32 प्रश्न का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न 33 प्रश्न कह रहा है कि 120 और 120 जो है 33 प्रश्न 120 और 300 के बीच पूर्ण वर्गों का योग है, ठीक है। जो पूर्ण वर्ग है उनका योग क्या है, 120 और 300 के बीच जो है पूर्ण वर्गों का योग कितना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें पूर्ण संख्याएं पता करनी है तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लें, ठीक है। कैसे, जैसे 120 के बाद अगर देखें तो 121 हो जाएगा, ठीक है, 121 हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें 144 हो जाएगा, फिर 169 हो जाएगा, इसके बाद और जाए तो 196 हो जाएगा, फिर 225 हो जाते हैं। इसके बाद फिर और बढ़ते हैं 225 के बाद 256 हो जाएगा, ठीक है। 256 के बाद और देखें तो 289, ठीक है, 289 हो जाएगा। और इन सभी संख्याओं का अगर हम योग कर दें, इन सभी संख्याओं का अगर योग कर दें 121 + 144 + 165 165 नहीं 169, ठीक है, 169 प्लस 196 प्लस 225 प्लस 256 प्लस 289, ठीक है। इनको अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा, तो इनका सम जो है वो निकल के आएगा हमारा 1400, ठीक, कितना निकल के आएगा 1400 सम निकल के आएगा। तो जो 1400 जहाँ पर भी दिया हो विकल्प में उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी जो दिया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी में 1400 दिया यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न का 34 पे। 34 प्रश्न करें यदि 2 की पावर 3 दी है, मतलब कह सके
2 की जो घात है वो 3 है, फिर उसको ब्रैकेट बंद किया गया, उसकी जो पावर है वो है स्क्वायर, और ये जो है 4x हो तो 3x जो है किसके बराबर होगा। सीधा सा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे कह रहा है उसको हम वैसे ही फॉर्म में रखते चलते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये दिया 2 की पावर 3, फिर ब्रैकेट में दिया ये बराबर 4x के, ठीक है। आगे स्टेप सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 की पावर कितनी है 2, तो ये 4x के बराबर है भाई। फिर देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई 8 8 64, तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है। इधर जब जाएगा तो क्या करेगा, यह करेगा डिवाइड, किसको, 64 को भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा 64/4, तो 4 कम 4 5 6 करीब 4 छंग 24, तो ये आ गया 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 16 आ गई, ठीक है, कितनी 16 आ गई। तो इसी तरह से जो है अगर देखें इसी तरह से हम इसको सॉल्व करें तो दोनों पक्षों के अगर घात की तुलना करें तो क्या आएगा, दोनों पक्षों की घात की तुलना करें तो देखो यहाँ पे दिया था x इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पे 3x दिया था ना, तो अगर हम x इक्वल टू 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, क्या हो रहा था 3x जो है 3x के ऊपर 3 की पावर जो हम x मान लें तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ जहाँ पर 27 दिया होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 35% कह रहा है कि 50 जो है 50 संख्याओं का जो औसत है 30 आया है, 50 संख्याएं हैं उनका जो औसत है कितना है 30। बाद में यह पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 के बदले 82 और 13 लिख दी गई, तो तदनुसार सही औसत कितना है, ठीक है। तो सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो करेक्ट एवरेज हम कैसे निकालेंगे सही औसत, तो सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर हमें करेक्ट एवरेज निकालना है, सही औसत अगर हमें निकालना है तो क्या निकलेंगे, ये एवरेज है, औसत की बात करेंगे हम, सही औसत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 30, ठीक है, माइनस 82 प्लस 13, ठीक है, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट नहीं प्लस ब्रैकेट 28 प्लस 31, ठीक है, प्लस 31, ये 31 से लास्ट में 1 है, बटे, ठीक है, बटे कितनी संख्याएं थी 50 थी। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 15, तो ये होगा हमारा 1500, ये 1500 है, माइनस करेंगे कितना, इसको 82 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 8 9 10, 8 1 9, ठीक है, 95 हो गया। फिर हमारा प्लस है 28 8 1 9 और 3 2 5 62 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए 1500 माइनस 95 प्लस 59, ये हमारा एवरेज है, ये सही औसत कह रहा था, ठीक है, ये क्या कह रहा था, सही औसत है। तो जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पहले हम क्या करते हैं, भाग फिर गुणा फिर जोड़, तो पहले जोड़ करेंगे, तो इनका जब हम जोड़ करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, माइनस 95 दिया उधर प्लस 65 दिया है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर कितना आएगा हमारा माइनस 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 36, और फिर दिया है 1500, ठीक है, माइनस 36 फिर 1500, 1500 में अगर 36 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 1500 में 36 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा हमारा 1464/50, ठीक है, यही तो था। किससे घटा रहे थे, 1500 से 36 घटा रहे थे, क्योंकि ये एक इक्वेशन चल रही थी, फ्रैक्शन चल रहा था, इसके नीचे कितना था 50 था, ठीक है, तो पता है कितना 1464 बचा। अब 50 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जब इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 29.28, ठीक है, कितना 29.28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 29.28 कहाँ है, तो विकल्प सी में है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36% कह रहा है कि शब्द अन्वय का जो संधि विच्छेद है वो है, अन्वय जो है इसका शब्द जो है अन्वय, इसका संधि विच्छेद क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, अनु प्लस अ जो है ये अनु का जो है संधि विच्छेद है, अन्वय क्या कैसे करेंगे, इसमें अगर संधि पूछ ले तो क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यड़ संधि के अनुसार जो है यड़ संधि है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यड़ संधि का रूल लगाएंगे तो इसका ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। जहाँ पर क्या होता है उ प्लस आ अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाता है, ठीक है, अगर उ प्लस जो है क्या आते हैं आ आते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है वाह, ठीक है, तो ये जो है यड़ संधि का फार्मूला है या रूल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 37% कह रहा है कि कृतज्ञ जो है इसका विलोम क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 37 का सी, ठीक, कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम, ठीक है, समुचित विलोम जो है कृतज्ञ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्रश्न के
38% कह रहा है कि सुंदर जो है, 38 कह रहा है सुंदर जो है शब्द का पर्यायवाची है। जो सुंदर इसका पर्यायवाची क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चारु। ठीक है, और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, सुंदर के चारु की रुचिर है हमारा, ये भी ध्यान रखें, रुचिर है सुंदर के ही पर्यायवाची हैं। रम्य भी बोलते हैं, रम्य, सुहावना भी बोलते हैं, सुहावना। इसके साथ साथ है मनोहर भी सुंदर को ही बोलते हैं। और एक और है रमणीक, सुना होगा रमणीक। ठीक, ये भी जो है सुंदर का ही पर्यायवाची है। फिर ललित भी बोलते हैं, ललित भी सुंदर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी सुंदर के पर्यायवाची हैं। अगर केसी की बात करें यहीं पे, तो केसी किसका पर्यायवाची है, तो ये सिंह का है, सिंह, सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, अम्बुद की बात करें तो ये किसका है, तो ये बादल का है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुष्कर किसका है, तो ये ध्यान रखिएगा, पुष्कर जो है तालाब का है, ये ला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39% कह रहा है कि जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 39 का विकल्प सी, अक्षय। ठीक है, जो छीड़ ना हो सके क्या बोलते हैं, अक्षय कहते हैं। ठीक है, अमिट का मतलब क्या होता है, जो कभी ना मिट सके। और अपार, और इसके बाद ये अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। ठीक है, जिसका अंत ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। 40% कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, कवियत्री, इसको लिखने का ढंग भी आपको आना चाहिए, कवियत्री ये है ना कि ये है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत लोगों को, तो इसको ध्यान से देखिएगा और कभी पूछा जा सकता है। कवियत्री करेक्ट आंसर है 40% का। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 41 to 43। ठीक है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे पैसेज पे आधारित रहेंगे। तो पैसेज ये पूरा है, एज एपिक्स एगो, as epics ego the Ramayana has all the gripping ingredients that make a saga universal and everlasting with the love। ठीक है, ये पैसेज आप पढ़िएगा, इस पैसेज को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर इस वीडियो को पॉज करके जो है मैं पैसेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़िएगा। स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। अगर पैसेज पढ़ेंगे तो ये सेशन जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये पैसेज है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये पैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए। इसके बाद जो इसके रिलेटेड संबंधित प्रश्न है या क्वेश्चन है उनको मैं जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये से जुड़ा हुआ, इस पैसेज जुड़ा हुआ पहला प्रश्न क्या है 41 जो है, तो 41 कह रहा है विच टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन नेचर मेनली कंस्टिट्यूट द रामायण। ठीक है, वो कौन से दो एट्रीब्यूट हैं जो ह्यूमन नेचर जो मेनली जो है कंस्टिट्यूट किए गए हैं रामायण में। तो 41% का प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो बी हमारा ये रहेगा, लव एंड ग्रीड। कहाँ पे दिया है लव एंड ग्रीड, पहले ही दिया है लव एंड ग्रीड। ठीक है, यहाँ पे ग्रीड दिया है और लव दिया है, लॉयल्टी दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 41 का राइट हो जाएगा 41% का विकल्प बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे जुड़े हुए गद्यांश से या पैसेज से जुड़े हुए प्रश्न। नेक्स्ट हमारा है 42% कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा 42 का डी, ह्यूमन इमेजिनेशन सिंस एजेस। तो ये जो है करेक्ट है, जो पहली ही लाइन में दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 43% करेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पॉलिटिकल पैसन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44% कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड, जो सही स्पेलिंग जो राइट है क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है विकल्प जो हमारा है ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सीजर जो है ये इसका करेक्ट ये वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45% कह रहा है कि द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फिल्मेसी। ठीक है, जो फिल्मेसी है इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, समानार्थी जिसे बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 45% का ऑप्शन सी। ठीक है, वीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में मार्क को कोड N26I16 जो है हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में आर्मी का जो है कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे मार्क को अगर हम इधर लिखें, ठीक है MARK, मार्क को लिखे तो कितना आ रहा है, मार्क को आ रहा है, इसका कोड अगर कर दे तो मार्क का कोड आ रहा है N26, फिर है I, फिर है 16। ठीक है, ये आ रहा है 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर देखें M के बाद क्या आ रहा है, M के बाद आ रहा है N, क्या आ रहा है N आ रहा है, फिर A के बाद क्या आ रहा है A, जो देखें A जो हमारा है जो मार्क है वो A पे है, और A कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 26 पे। ठीक है, A किस पे जा रहा है 26 पे। अब थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा और मैं बढ़ के बता देता हूँ। R जो है, R को अगर देखें ये R जा रहा है किस पे, I पे जा रहा है। ठीक है, किस पे जा रहा है, I पे। फिर जो K हमारा है यहाँ पे K, ये जा रहा है 16 पे। ठीक है, तो अब देखें M जो है ये N आ रहा है, M से M किस पे है, ये 13 पे है, ध्यान रखिए किस पे है 13 पे, और N कितने पे है, ये 14 पे है, N कितने पे है 14 पे है। ठीक, कितने पे है N 14 पे है। वहीं अगर I की बात करें तो I जो है हमारा 9 पे है, और जो 16 पे क्या हमारा मिलता है, 16 पे हमारा क्या है K है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये अपोजिट है, मार्क का अपोजिट क्या हो रहा है N26I
जो है 16 है, ठीक, N26 I 16। तो अगर कूट देखें तो मूल अक्षरों के विपरीत अक्षर तथा उनमें जो समंक हैं उन संख्याओं का अगर प्रयोग करें तो क्रमागत रूप में किया गया इस प्रकार कोड होगा आर्मी का। किस तरह से होगा, देखो इस तरह से हमें करना है आर्मी का। तो ARMY ये आर्मी हो गया। आर्मी में अगर अपोजिट करें तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का जेड होता है, ध्यान है, ए का क्या होता है, जेड होता है। फिर आर का अपोजिट करें, जो आर है हमारा उसका क्या हो जाएगा, आर किस पे, 18 का अपोजिट क्या हो, आर किस पे है, आर जो हमारा है, पहले इसको समझ लो, 1 पे है, आर हमारा 18 पे है, एम कितने पे है, 13 पे है, और वाई कितने पे है, तो वाई जो है हमारा ये 25 पे है, ठीक है, कितने पे है, 25 पे है। तो आई पहले पे है, मतलब यहाँ आई नहीं लिखा, ये पहला लिखा है, ठीक है, 1 है ये, 1 A1, ठीक है। तो ए का जेड हो रहा है, मतलब अपोजिट, ए से सीधे जेड पे आ रहा है, 26 पे जा रहा है। फिर आता है आर, आर कितने पे, 18 पे है, 18 पे है, तो 18 का कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड के बाद 9 लिख दो, ठीक है, जेड के बाद 9। इसके बाद हम एम पे जाते हैं, ये वाला पोर्शन जाते हैं। एम जो है किस पे, 13 पे है। 13 को अगर देखें, 13 को अगर देखें तो 13 का अगर हम देखें तो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ के जाए, 13 जो है अगर हाफ करें तो कितना आ जाए, तो ये हमारा 13 आ जाएगा हमारा एन पे, ठीक है। एम का उल्टा होता है ना एन, ध्यान रखो, एम का उल्टा क्या है, एन है। फिर हम आते हैं वाई, तो वाई बचता है, तो वाई 25 पे है, वाई किस पे है, 25 से। तो 25 जो है अपोजिट करेंगे वाई का, तो वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हमारा अगर देखें वाई का निकाला तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जहाँ Z9N2 हो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा, Z9N2, तो विकल्प सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 46 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47% का। 47% कह रहा है कि फोटोग्राफी की ओर या फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्री है, ठीक है, यह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्री है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो जैसे कह रहा है वैसे देखो, सुरेश मान लेते हैं यहाँ खड़े हैं भाई, ठीक, ये सुरेश हैं और ये इशारा करते हैं किसकी ओर, फोटोग्राफ की ओर। कहते हैं ये जो हैं यहाँ पे इशारा कर रहे हैं, ओनली इकलौती पुत्र हैं, ठीक है, कह रहा है यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, ठीक है, एकमात्र पुत्र। देखो थोड़ा सा गलत हो गया, इशारा करते हैं दादा, बताते हैं ये मेरे दादाजी के, ठीक है, यहाँ पे इनके कौन हो गए, दादाजी हो गए, इनको लिख लेते हैं दादाजी। अब ये कह रहे हैं इनकी एकमात्र पुत्री या इकलौती पुत्री, कह रहे हैं इकलौती पुत्री यहाँ हो गए, तो ओनली सन कह सकते हैं, ओनली सन या एकलौता पुत्र। और फिर ये कह रहा है एकलौता पुत्र की एकमात्र पुत्री, इनके इस दादा के एकमात्र पुत्र, इनकी इकलौती पुत्री, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखो इनके दादाजी हो गए, ठीक है, इस वाले फिगर के इनके ये दादा की एकलौता पुत्र, और फिर उस एकलौते पुत्र की एकलौती पुत्री। तो अब देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे पुत्री और यहाँ पे इनका संबंध क्या होगा, तो देखो भाई बहन आता है, भाई और बहन, क्यों, क्योंकि ये दादा हैं। तो अगर यहाँ पे देखें ये इनके पापा हैं, तो पापा के पापा क्या होंगे, दादा ही तो होंगे, तो भाई बहन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बहन। तो ए जो है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47% का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48% कह रहा है एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, ठीक है, एक कक्षा में जो शैलेश है वो ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है, ठीक है, कक्षा है उसमें शैलेश की अगर बात करें तो 7वां ऊपर से, अनुपम जो है वो नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, ठीक है, जो सुरेश जो है वो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बहुत ही घुमावदारी प्रश्न होता है, लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो सिंपल सा है, सुरेश का ऊपर से स्थान जो है वो किसके बराबर है, सुरेश का जो ऊपर से स्थान है, ठीक है, ऊपर से स्थान है वो किसके बराबर है, ध्यान रखिएगा, वो शैलेश का ऊपर से 7वां स्थान है, ठीक है, ये 7वां स्थान है। फिर कह रहा है कि उसके बाद वो 15 सीढ़ी नीचे है, तो 7वां स्थान है और फिर 15 सीढ़ी नीचे भी 7वां स्थान है, प्लस 15वां सीढ़ी जो है वो नीचे है, तो यहाँ पे कितने हो गए, इसका मतलब यहाँ पे 22 हो गए, टोटल 22 हो गए ना। फिर ये कह रहा है सुरेश का नीचे से जो स्थान है, सुरेश का कहाँ से, सुरेश का नीचे से जो स्थान है
वह जो है अनुपम का कह रहा है ना, वह कह रहा है कि अनुपम का नीचे से 18वां स्थान के बराबर है, ठीक है, 18वां स्थान के जो है ये बराबर है। और फिर कह रहा है 2 श्रेणी ऊपर भी है, तो +2 कर देंगे, तो 18वां +2 क्या हो जाएगा, 18 + 2 20 हो जाएंगे, ठीक है, 20 हो गए। अब कह रहा है कुल छात्र पता करने थे, तो सुरेश का ऊपर से स्थान जो है, सुरेश का ऊपर स्थान कितने हैं, 22 हैं, और जो नीचे स्थान है उनको जोड़ लेंगे और वहाँ से एक जो है माइनस कर देंगे, ठीक है, वहाँ से एक माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा 18, 20 और 22, ठीक है, 22 + 20 और एक माइनस भी करना था। क्यों करना था वो बताते हैं, देखो 20 और 22 कितने हो जाएंगे, 22 होंगे 42, 42 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा ये बचता है 42 में से एक जाएगा बचेगा 41, तो 41 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी में दिख रहा होगा 41, ठीक है, तो 41 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 41 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 49 प्रश्न कह रहा है कि वास्तुकार भवन और इसके बाद दिया है मूर्तिकार किससे, तो वास्तुकार भवन से, तो मूर्तिकार भाई प्रतिमा से होगा, विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 50 कह रहा है कि ABC जो है ये क्या है, इस तरह से दिया है, फिर कह रहा है BCD किसके बराबर होगा, फिर तो ABCE और ZYXY इसमें जो है हमें एक रूल निकालना है, और कैसे निकलेगा ये 50% का। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पर जो प्रत्येक अक्षर है, अगर प्रत्येक जो हम लेटर देखें तो वो विपरीत अक्षर क्यों लिखा गया है, जैसे A है, A के बाद B फिर CE, तो यहाँ पे जैसे है A के बाद Z, B के बाद Y, फिर इस तरह C के बाद X, फिर I, तो इसी तरह से B इससे अपोजिट करना है, फिर इसी तरह से, फिर इसी तरह से और फिर इस तरह से। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारा 50 का, तो आंसर देखेंगे यहाँ पे जो विकल्प ए दिया है YXWU, ठीक है, B के बाद B के नीचे अगर देखें, B के नीचे y आता है, B का अपोजिट y है, जो C है इसका अपोजिट x है, ठीक है, YX, और D का अपोजिट क्या है, W है, और फिर F का अपोजिट V है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने, ठीक है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज जो है गेंदबाज बने, तो 51 का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, आंसर ध्यान रखिएगा, जसप्रीत बुमराह जो है हाल ही में T20 में 250 विकेट लेने वाले पहले और भारतीय तेज गेंदबाज बने। उन्होंने जो है जसप्रीत बुमराह जो है ये 25वें या 250वें जो है 250वें, ठीक है, ध्यान रखिए 250वें विकेट के रूप में IPL में वाशिंगटन सुंदर को आउट किया था, ठीक है, जो 250वां इनका जो विकेट था वो कौन सा था, ये भी ध्यान रखिएगा, जो 250वां विकेट था वो वाशिंगटन सुंदर को आउट किया था, ठीक, किसको, वाशिंगटन को इन्होंने आउट किया था, वाशिंगटन सुंदर को, ये पूरा नाम है, इनका 250वां विकेट था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 के बाद 52 प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में कहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया गया है, तो 52 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लुम्बिनी, ठीक है, कहाँ पे, लुम्बिनी में, ठीक है, ये मई 2022 में किया गया था, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लुम्बिनी में जो नेपाल में है, कहाँ पे है, नेपाल, ये ध्यान रखिएगा, नेपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है, और इस केंद्र के निर्माण में जो है सहायता मिलेगी, जो वित्तीय सहायता दी जाएगी वो किसके माध्यम से, किसके जरिए दी जाएगी, जो वित्तीय सहायता होगी इसको कौन देगा, तो ये संस्कृति जो है वित्तीय सहायता जो है संस्कृति मंत्रालय जो है भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक, वित्तीय सहायता संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 53 पे 53 प्रश्न कह रहा है, देखते हैं 53 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, ठीक है, क्वाड जो नेताएं हैं इनका शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो 53 का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में जो है 24 मई को संपन्न हुआ था, ध्यान रखिए 24 मई 2022 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ था, और जो कहाँ हुआ था, टोक्यो कहाँ पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा जापान में पड़ता है, कहाँ पे, जापान में पड़ता है, प्रश्न बन सकता है। और क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, डायलॉग, इसकी शुरुआत कब हुई थी क्वाड की, तो ध्यान रखिए क्वाड की जो शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 प्रश्न कह रहा है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास मंत्रालय 2021 में भारत का स्थान है, तो आंसर हो जाएगा 54 का विकल्प सी, ठीक, 54वां स्थान है भारत का, ठीक है।
ये हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया था, जिसमें जो जापान का पहला स्थान है और भारत का 54वां स्थान है। फर्स्ट जो स्थान है, पहला जो स्थान किसका है, तो ध्यान रखिएगा जापान का है, ठीक है। और भारत में इस सूचकांक में 54वें स्थान पर था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 55% कह रहा है कि एंथनी अल्बानीस जो है, एंथनी अल्बानीस हैं, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रश्न रिलेटेड है, करंट का प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा 55 का विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कि किसका स्थान लिया है एंथनी अल्बानीस ने, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं। ये ध्यान रखिएगा, 31वें पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने जो है इस पद पर उन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है, ठीक, किसका, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 56% कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय व्यक्ति हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 56 का विकल्प ए जो है अरविंद केजरीवाल जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों लोग जो हैं शामिल हैं। जो पत्रिका जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की, उसमें ये तीनों लोग शामिल हैं, ठीक है। ये टाइम पत्रिका जो है, टाइम पत्रिका में जो वर्षी 2022 है, टाइम पत्रिका द्वारा वर्षी एक पत्रिका वर्षी जो है 2022 जारी किया जाता है। 2022 किसके द्वारा, टाइम पत्रिका के द्वारा 100 प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं उनकी सूची में इस सूची से 3 भारतीय हैं, जो तो गौतम अडानी है, खुर्रम है और हमारे करुणानंदी हैं, ठीक है। इनको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 57% कह रहा है भारतीय लेखिका 57 भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री, ठीक है, लेखिका हैं, भारतीय हैं, गीतांजलि श्री द्वारा लिखित किस किताब को हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए, रेत समाधि जो है, इनके लिए इनको जो है बुकर प्राइज़ मिला है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो है उपन्यास है, और इस उपन्यास का अगर पूछा जाए अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ध्यान रखिएगा इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है ये टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से हुआ है। टॉम्ब, पहली बात तो टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से हुआ है, सैंड के नाम से हुआ है। और किसने किया है इसको, तो ये ध्यान रखिएगा डेजी रॉकवेल ने किया है, डेजी रॉकवेल ने जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, ठीक है, जो रेत समाधि है उपन्यास। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे 58% कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 58 का विकल्प ए, 21 अप्रैल को जो है मनाया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य जो होता है भाषाई और संस्कृति विविधता तथा बहुभाषावाद जो है इसको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इसका उद्देश्य रहता है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 59% कह रहा है कि शिकायत निवारण हेतु जन निगरानी ऐप, ठीक है, जन निगरानी एक ऐप है, इसका जो अनावरण किया गया है किस केंद्र या राज्य शासित प्रदेश में किया गया हाल ही में। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था शिकायत निवारण हेतु जन निगरानी ऐप, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 60 में कह रहा है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में किस टीम को पराजित कर यह प्रतियोगिता जीत ली है। तो आंसर हो जाएगा 60 का सी, न्यूजीलैंड को हराकर जो है जीता हुआ है, ठीक है। और मार्च 2022 में यह प्रतियोगिता न्यूजीलैंड में संपन्न भी हुई थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के 61% कह रहा है उबेर कप, सुदीरमन कप, विमंत्रा कप, इसका संबंध जो है किस खेल से। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, बैडमिंटन से इसका जो है संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट 62% कह रहा है कि निम्नलिखित में युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कनाडा जो है ये सुमेलित नहीं है, टोरंटो जिसकी राजधानी है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। इसकी राजधानी क्या है कनाडा की, ध्यान रखें कनाडा की जो राजधानी ये है ओटावा, ठीक है, ओटावा ना कि टोरंटो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63% कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की जो सीमा है ये समुद्र तट से लगी हुई है, ठीक है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। 9 जो राज्य हैं ये लगी हुई, कौन कौन से वो राज्य हैं 9, ध्यान रखिएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है एवं पश्चिम बंगाल है। ये सभी जो है तटीय जो है प्रदेश है या तटीय स्टेट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 पे। 64% कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो 64% का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प को देखें तो आंसर सी जो है आनंद भवन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। आनंद भवन कहाँ है, तो जो आनंद भवन है ये है हमारा प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज या इलाहाबाद में, ठीक है। और इसका निर्माण जो है आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने कराया था, ठीक है, मोतीलाल
नेहरू ने आनंद जो भवन का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65। 65 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कलाकारों में किस एक का संबंध जो है तबला वादन से नहीं है। ठीक है, एक का संबंध तबला वादन से नहीं है, तो 65 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, साबरी खान जो है ये तबला वादन से संबंधित नहीं है। किससे हैं फिर, तो ये है सारंगी वादन से। ठीक है, इससे सारंगी वादन से है, ना कि तबला वादन से। विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 3 बार शांति की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, तो 66 का करेक्ट हो जाएगा बी, रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसको 3 बार कब कब मिला है, तो ध्यान रखिए 1917 में पहली बार मिला, इसके बाद इसे 1944 में मिला, और इसके बाद जो 1963 में जो है मिला। ठीक है, 1963 में मिला, शांति के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है रेड क्रॉस को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 और 67 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेखक उधर पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, कूट के माध्यम से जो है इसे मैच करना है, तो राइट हो जाएगा 67% का ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 2 जो है ये राइट है, जो पाणिनि है अष्टधाई हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गोरा है, तो ये दोनों ही जो है करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 68 प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEP का मुख्यालय स्थित कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो आंसर हो जाएगा हमारा 68 का विकल्प सी। ठीक है, ये वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ये यहाँ पे मुख्यालय इसका जो है स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें किसकी, IAEA की, तो स्थापना जो हुई थी ये हुई थी सन 1957 में। ठीक है, कब, 1957 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 69 प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। ठीक है, जो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था कौन, तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अप्सरा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम जो परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था। स्थापना कब हुई थी, तो 1957 जो है ये डेट याद रखिएगा, अप्सरा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69 के बाद 70 प्रश्न कह रहा है कि भारत रत्न सम्मानित होने वाली प्रथम जो है महिला थी, तो आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी। ठीक है, इंदिरा गांधी को जो सम्मानित किया था, कब किया था, 1971 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 71 प्रश्न कहेगा निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 71 से 75 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर देना है। ठीक है, ये गद्यांश है, गद्यांश को आपको ही पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश को पढ़ेंगे तो वीडियो या सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकता का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, ये आधुनिकता संबंधित एक गद्यांश है, तो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िएगा, और या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है इसके प्रश्न आपको मैं इस प्रश्नों के या इससे जुड़े हुए प्रश्नों के गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों के आंसर मैं आप सभी को जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये गद्यांश है, इस गद्यांश का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आराम से पढ़िएगा, और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके आंसर मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, प्रश्न इससे जुड़े हुए 71 प्रश्न कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार जो गद्यांश या जो परिच्छेद है इसके अनुसार, ठीक है, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 प्रश्न का विकल्प जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, मनुष्य सुधारा ये भी सही है, और 2 है आधुनिकता कोई अपना सर्वथा नवीन मूल्य नहीं, ये भी सही है। ठीक है, सी राइट हो जाएगा 71 प्रश्न का। प्रश्न 72 पहुँचते हैं। 72 प्रश्न कह रहा है परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये भी जो है कूट से संबंधित जुड़ा हुआ उपरोक्त में से कौन से कथन जो है सत्य हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 प्रश्न का ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। 1 और 3 ये सही है और ये सही है, नवीन संदर्भ की योजना नए कौशलों का परिणाम होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 73 प्रश्न कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73 प्रश्न, तो फिर कह रहा है कि कौन से कथन जो है सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा 73 का विकल्प जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक जो है ये राइट हो जाएगा। परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नए रूप में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 प्रश्न कह रहा है कि निम्न परिच्छेद के अनुसार 74 परिच्छेद के अनुसार निम्न कथन पर विचार करना है, और फिर है इसमें जो सत्य कथन वो बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 74 का विकल्प बी जो है राइट है। केवल 2 जो है ये राइट है। ठीक है, कोई भी मनुष्य कितना भी महान बन जाए वह अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है, उससे भिन्न होने का दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 प्रश्न कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार कथनों पर विचार करना है, और फिर कह रहा है कि कौन से कथन जो है सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 75 का विकल्प जो हो जाएगा डी। ठीक है, 3 और 4 सही है, 3 और ये 4 सही हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्या 76 पे जो प्रश्न है वो भी गद्यांश से संबंधित है और गद्यांश को ध्यान पर पढ़ना है और 76 से 80 के उत्तर देना है। ठीक है, ये वो गद्यांश है, आप इसको पढ़िएगा। समुद्र को जानने के लिए हमें पानी में आर पार देखना चाहिए, यह सबसे अच्छा यह है कि गहराई में उतरकर हम खुद उसका अध्ययन करें। ठीक है, ये गद्यांश है, अपठित गद्यांश होता है, 5 नंबर का जुड़ा होता है प्रश्न, ये गद्यांश है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आसानी से पढ़िए और फिर मैं इसके आंसर जो है क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न है 76 प्रश्न कह रहा है कि ठीक है 76 प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के अध्ययन का सर्वोत्तम तरीका जो है कौन सा है। ठीक है, समुद्र के अध्ययन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन ए। ठीक है, स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या 77 प्रश्न कह रहा है कि सागर तल की छानबीन करने के लिए मनुष्यों ने सबसे पहले क्या किया, तो 77 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सागरी तली पर उतरकर स्वयं अध्ययन किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 78 प्रश्न कह रहा है कि सागर तल पर नया कैमरा क्या काम करता है। ठीक है, जो सागर तल पर नया कैमरा ये क्या काम करता है, गद्यांश के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी। ठीक है, धरती के अभ्यंतर को खोद कर नमूनों का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 79 प्रश्न कह रहा है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा एक कथन जो है सत्य है, तो राइट हो जाएगा 79 का विकल्प डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है कथन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक केक केक की परत के टुकड़ों की तरह सागर तल के अखंड हिस्सों को ऊपर लाना चाहते हैं, क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन ए, क्योंकि वे उसकी विभिन्न परतों का अध्ययन कर सकें। तो इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण सेशन यूपीट्रिपलएससी पेट टेस्ट सीरीज 3 समाप्त होता है। आई होप कि ये सेशन आप सभी को जो है बेहद पसंद आया होगा और इसी तरह के, जैसे कि मैंने पहले कहा हुआ है आप सभी से, कि मैं लगभग जो है आप सभी को जो है एग्ज़ाम से पहले 10 फुल लेंथ के जो है प्रैक्टिस टेस्ट जो है पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, वो भी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।